तो पिछली क्लास में हमने लूप खत्म कर लिया था। एलसी देख लिया था, हाँ? चलो आज नोट करो। अभी तक हमने पाइथन की जो कोडिंग है, केवल हमने आइडल पे काम करना सीखा। अब हमें आज देखना है डिफरेंट डिफरेंट एडिटर पे पाइथन की कोडिंग होती कैसे। तो हाउ टू वर्क विथ पॉपुलर। गेट बंद कर दो। आईडीज। एक तो आपको पाइथन पे आइडल पे काम करना आना चाहिए। दूसरा होता है जुपिटर नोटबुक या जुपिटर लैब आता है। तीसरा आता है स्पाइडर। फिर चौथा आता है विजुअल स्टूडियो कोड, जिसको वीएस कोड बोलते हैं। फिर पांचवा आता है गूगल कोलैब। तो आपको पाइथन का जो कोड है, इन सारे एडिटर पे आपको काम करना आना चाहिए। कोड सब में सेम होगा, बस रन करने का जो वे होगा वो डिफरेंट होगा। इंटरफेस होगा वो डिफरेंट होगा। सॉफ्टवेयर्स अलग अलग होंगे। ठीक है। और मैंने बताया था कि जो आइडल होता है वो पाइथन का आपका ऑफिशियल सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। जिस पे हम ऑलरेडी काम करना देख चुके हैं। तो आज हमें जुपिटर नोटबुक पे, स्पाइडर पे, वीएस कोड पे और गूगल कोलैब पे, इन सब पे हमें वन बाय वन काम करना सीखना है। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, जो डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग, एआई इंजीनियर होते हैं, वो सारा काम जुपिटर नोटबुक या गूगल कोलैब पे करते हैं। ठीक है। स्पाइडर और जो वीएस कोड होता है, ये वेब डेवलपमेंट के लिए होता है। जो वेब डेवलपमेंट में जो काम करते हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट में, वो सबसे ज्यादा वीएस कोड और स्पाइडर यूज करते हैं। तो नोट कर लेना, वीएस कोड और स्पाइडर जो मेनली यूज होता है वो वेब डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। और जुपिटर नोटबुक लैब या गूगल को लैब डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, एआई के लिए। ठीक है। तो अलग अलग इंडस्ट्री में जब आप जाओगे तो अलग अलग आपको एडिटर मिलेगा। तो हर एडिटर पे आपको काम करना आना चाहिए। ठीक है। कोई डाउट? तो अगर आपको जुपिटर नोटबुक, जुपिटर लैब, स्पाइडर, इन सब पे अगर आपको काम करना है तो इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। तो इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर कौन सा मिलेगा? तो आपको एक गूगल में जाके आपको टाइप करना है पाइथन एनाकोंडा डाउनलोड। तो जैसे ही आप गूगल में पाइथन एनाकोंडा डाउनलोड लिखोगे, तुरंत आपको एक पहला लिंक मिल जाएगा। और ये एनाकोंडा को जो सॉफ्टवेयर जब डाउनलोड करोगे तो ये 1 जीबी का है। और इसको इंस्टॉल होने में 35 से 40 मिनट लगेगा। ठीक है।
और इसको इंस्टॉल करने के लिए मैंडेटरी है कि आपके लैपटॉप में कम से कम 8 GB या 16 GB का रैम होना चाहिए। अगर 8 GB से कम अगर रैम है तो फिर काम नहीं करेगा। हैवी सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर को जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपका सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाएगा। अगर 8 GB का रैम है तो 16 GB है तब तो सही काम करेगा। हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं, और जिसका जिसका डेटा एनालिसिस है, मशीन लर्निंग है, एआई है, जेन एआई है, एजेंटिक एआई है, आगे काम ही हमें जुपिटर पे या कोलैब पे करना है। ठीक है, आ गई बात समझ में। और जिसका जिसका फुल स्टैक डेवलपमेंट है उसको VS कोड पे काम करना है। तो विजुअल स्टूडियो कोड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। ठीक है, उसका अलग सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। तो दोनों मैं सॉफ्टवेयर बता देता हूँ, तो आप लोग घर पे जाके दोनों को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देना। इंस्टॉलेशन में ऐसा कुछ नहीं है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, बस इंस्टॉल हो जाए। समझ गए? क्योंकि इन दोनों सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में टाइम लगेगा। समझ गए? तो आप क्या करोगे सबसे पहले, तो इन सब एडिटर पे थोड़ा थोड़ा एक एक प्रोग्राम्स बना बना के थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना है आपको, ताकि आपको कोई अगर ये एडिटर मिले तो दिक्कत ना आए। तो जैसे ही आप गूगल में आप टाइप करोगे पाइथन एनाकोंडा डाउनलोड, तो जैसे ही आप पाइथन एनाकोंडा डाउनलोड टाइप करोगे तो ये आपका पहला लिंक आ जाएगा डाउनलोड एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन का। और इस पे जब आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा।
हाँ जी, जब आप ये करोगे ना, तो ये आपको पहले तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। ठीक है। और गेट स्टार्टेड पे जब क्लिक करोगे ना, तो वो लॉगिन मांगेगा। तो आप डाउनलोड डायरेक्ट नहीं होगा, तो आप जीमेल से लॉगिन हो लेना। अपने जीमेल अकाउंट से क्या करना, लॉगिन कर लेना। ठीक है। और जब लॉगिन करोगे, तब फिर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। जैसे मैंने ये लॉगिन कर लिया अपने जीमेल से। ठीक है। समझ में आ रही बात? डायरेक्ट डाउनलोड नहीं होगा। अब जब लॉगिन कर लोगे, तो ये पूछेगा चूज योर डाउनलोड, आ रहा है। और यहाँ पे आपको ये वाला डाउनलोड करना है, एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ये वाला डाउनलोड करना है। ठीक है। है। गूगल पे आपने टाइप किया पाइथन एनाकोंडा डाउनलोड, तो ये आया, पहला लिंक खुला। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो। कर दिया? हम्म। जीमेल से लॉगिन कर लिया। और लॉगिन करने के बाद फिर आपका ये वाला विंडो आ गया। हम्म। आ गया। और ये आने के बाद फिर इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। 1 GB का सॉफ्टवेयर है, घर पे करना है, यहाँ पे तो डाउनलोड होता रह जाएगा। वो कस्टमाइज दे रखा है। और ये करोगे तो इसमें सारे सॉफ्टवेयर एक साथ मिल जाएगा। इसमें स्पाइडर भी मिल जाएगा, VS कोड भी मिल जाएगा, ठीक है, पाईचार्म भी मिल जाएगा, बहुत सारे मिल जाएंगे। ये मल्टीपल सॉफ्टवेयर का पंच मिल जाएगा एक ही बार में। समझ गए? तो आपको ये वाला जब करोगे ना, तो करीब, देखो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया। और करीब ये 1 GB से ज्यादा है, देख रहे हो? तो टाइम लेगा आप लोग में, है ना। और जब डाउनलोड हो जाएगा, तो उस पर डबल क्लिक करोगे। और नेक्स्ट नेक्स्ट जब करोगे, तो 3 चेक बॉक्स आएगा, तो तीनों चेक बॉक्स को चेक करके और नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना। ठीक है। आ रही बात समझ में? तो इंस्टॉल आप लोग कर लोगे। तो इस वाले सॉफ्टवेयर को अगर आप इंस्टॉल कर लोगे, तो इसमें आपको स्पाइडर भी मिल जाएगा, ठीक है, जुपिटर लैब भी मिल जाएगा, जुपिटर नोटबुक भी मिल जाएगा, VS कोड भी मिल जाएगा, सारे सॉफ्टवेयर का बंच मिल जाएगा। R स्टूडियो मिल जाएगा, R लैंग्वेज की कोडिंग करने के लिए R स्टूडियो होता है, वो सारा मिल जाएगा। ठीक है। तो देखो एक बार, जब आप इंस्टॉल करोगे ना, तो आपके अंदर, इस प्रोग्राम्स के अंदर ये एनाकोंडा का एक फोल्डर बन जाएगा, जब आप लोग इंस्टॉल कर लोगे तो, है ना। और यहीं पे जब इसमें आपको एक एनाकोंडा नेविगेटर का एक ऑप्शन मिलेगा, और इसको जब आप ओपन करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर का बंच होता है। ठीक है। और एनाकोंडा जब नेविगेटर को जब ओपन करोगे, तो थोड़ा ये टाइम लेगा, ओपन होने में टाइम लेगा। ठीक है। तो ये हैवी सॉफ्टवेयर है, थोड़ा टाइम लेता है ओपन होने में। ठीक है, कुछ ऐसे ओपन होगा एनाकोंडा नेविगेटर। काम हमें एनाकोंडा नेविगेटर पे नहीं करना है, ये बस देखने के लिए बता रहा हूँ कि इसमें कौन कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। तो एक बार तो आप लोग इसको इंस्टॉल कर ही लेना, क्योंकि आगे चल के हमें काम ही जुपिटर पे करना है। जिसका जिसका डेटा एनालिसिस है, मशीन लर्निंग है, AI है, आगे चल के हमें काम ही इसी पे करना है। ठीक है। तो अभी से आप लोग को प्रैक्टिस करनी है जुपिटर पे, ताकि आगे जब आपका स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट होगा, लाइब्रेरी स्टार्ट होगा, तो काम ही हमें जुपिटर पे करना होगा। जब इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करोगे और इंस्टॉलेशन करोगे, तो पूछेगा जस्ट फॉर मी, फिर एक और पूछता है एडमिन, तो एडमिन वाला लेना। ठीक है। तो थोड़ा फर्स्ट टाइम ओपन होने में टाइम लेता है ना। लोड कर रहा है सारा लाइब्रेरी।
अरे नहीं, काम तो हम पाइथन में सारा आइडल पे ही करेंगे। ये बस मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज रहे। आगे चल के हमें सारा काम आइडल पे तो करना नहीं है ना। तो अलग अलग कंपनी में अलग अलग एडिटर पे काम होता है। तो सब पे काम करना आपको आना चाहिए। ठीक है। और इन सब एडिटर पे जब आप काम करोगे तो आइडल के कंपेयर में इस पे काम करना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। इजी है इस पे काम करना। आइडल आपका यूजर फ्रेंडली नहीं है। जुपिटर, ये सब वीएस कोड यूजर फ्रेंडली है। हाँ जी। तो उसमें बहुत सारे आपको एडवांटेज मिलेंगे, तो वही सब एडवांटेज बताऊंगा मैं। तो आपको कंपेयर कर करके समझना है कि जो काम आपने अभी तक आइडल पे किया वही काम जुपिटर पे करते हो तो क्या एडवांटेज मिलेगा, वीएस कोड पे करते हो तो क्या एडवांटेज मिलेगा, गूगल कोलैब पे करते हो तो क्या एडवांटेज मिलेगा। ठीक है। अभी तक आप लोगों ने पाइथन में आइडल पे काम तो किया, लेकिन पाइथन के साथ आपने एआई टूल को यूज नहीं किया। ठीक है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बहुत सारे असाइनमेंट दिए थे पाइथन में करने के लिए, लूप में, कंडीशनल स्टेटमेंट में। अब कोई मैंने असाइनमेंट आपको दिया, नहीं समझ में आ रहा है उसका लॉजिक मैं कैसे बनाऊं, तो मैं चाहता हूं कि एआई टूल से मैं प्रॉम्प्ट लिखूं और वो पूरा कोड लिख के दे दे, और उस कोड को मैं समझ लूं कि कैसे कैसे वो लॉजिक बनेगा। तो हमें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, हेल्प मिल जाएगा, है ना। अब आपको पता है कि एआई टूल का यूज करके प्रॉम्प्ट लिखोगे तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लॉजिक बताएगा। इंडियन इंडियन लेवल पे तो नहीं बताएगा, क्योंकि जितने भी एआई टूल बने हैं सब यूएस के, फॉरेन कंट्री के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने बनाए हैं। तो अपने अकॉर्डिंग उन्होंने उसको मॉडल ट्रेन किया है। तो जब आप उस पे काम करोगे एआई टूल पे तो जो लॉजिक जो आपको बताएगा वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बताएगा। जितना इजी मैंने लॉजिक आप लोगों को बताया था फिबोनाची सीरीज का, प्राइम नंबर का, फैक्टोरियल का, लेकिन वही आप असाइनमेंट जब आप एआई टूल पे प्रॉम्प्ट लिखोगे और जब वो प्रोग्राम बना के देगा तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लॉजिक बना के देगा। ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं पाइथन में एडिटर पे रहते हुए कहीं मैं दूसरी जगह ना जाऊं, और वहीं पे रहते हुए मैं एआई टूल भी साथ साथ यूज कर पाऊँ। तो इन सब के लिए इन सब एडिटर को आपको यूज करना होता है। तो वही सब मैं बताने वाला हूँ। समझ गए। कोडिंग सब चीजें सेम रहेगी, बस आपको रन करने का एक बार आपको एक आइडिया होना चाहिए कि पाइथन की कोडिंग हम वीएस कोड पे कैसे करेंगे, जुपिटर पे कैसे करेंगे, गूगल कोलैब पे कैसे करेंगे, स्पाइडर पे कैसे करेंगे। तो आइडिया होना चाहिए ताकि आपको किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप जाओ, कोई भी अगर एडिटर मिल गया तो सब पे आप काम कर पाओ। ठीक है। आ रही बात समझ में। और रियल में इंडस्ट्री में हमें आइडल पे तो काम करना ही नहीं है, आइडल पे तो काम होता ही नहीं। ठीक है। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को इन सब एडिटर पे इसलिए नहीं बताया, क्योंकि इन सब एडिटर पे जब आप स्टार्टिंग से ही अगर काम करना स्टार्ट कर देते हो तो आपको कोडिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी, है ना। तो कोडिंग की प्रैक्टिस करने के लिए इसीलिए मैं स्टार्टिंग में एडिटर पे नहीं बताता, आइडल पे बताता हूँ। ठीक है। क्योंकि इन सब एडिटर पे जब आप काम करोगे तो आधी कोडिंग वो खुद कर देगा, इंटेलिजेंस बताएगा, सजेशन बताएगा कि ये होना चाहिए, और जैसे ही आप इंटर करोगे सारा काम कर देगा। समझ गए। तो वही चीज अब समझना है। हाँ देखो, जब हमने एनाकोंडा नेविगेटर ओपन किया तो देखो पाईचार्म दिखा, पाईचार्म है। जुपिटर लैब कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देता है तो वहां पे लॉन्च आएगा, और कुछ इंस्टॉल करके नहीं देता है तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपको पाईचार्म पे काम करना है तो इंस्टॉल करना पड़ेगा तेरा है। और कुछ बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल करके देता है। तो देखो, जुपिटर पाईचार्म मिल गया आपको, जुपिटर लैब मिल गया। जुपिटर नोटबुक और लैब दोनों एक जैसे होते हैं। समझ गए। देखो, स्पाइडर मिल गया, जुपिटर नोटबुक मिल गया, वीएस कोड मिल गया। देख रहे हो कितने सॉफ्टवेयर का बंच है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। आर स्टूडियो सारा है। तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर का बंच होता है, इसीलिए हैवी होता है, 1 जीबी का होता है, और इंस्टॉल करने में 35-40 मिनट लेता है। एक बार आप लोग को इंस्टॉल कर लेना है। कोई डाउट। समझ गए। चलो।
तो सबसे पहले मैं जुपिटर नोटबुक पे या जुपिटर लैब पे काम कैसे करते हैं वो बताने जा रहा हूँ। एक एक हमें देखना है, वन बाय वन, ठीक है? तो ध्यान से समझते चलना। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो। हाउ टू वर्क विथ जुपिटर नोटबुक और जुपिटर लैब। इसके बारे में आपको सारे पॉइंट्स, मेन मेन पॉइंट्स नोट करने हैं। इट इज अ वेब ब्राउजर बेस्ड एडिटर। यानी कि जो जुपिटर नोटबुक या जुपिटर लैब है, जब भी आपका रन करेगा वेब ब्राउजर पे, ठीक है? अब ये मत समझना कि वेब ब्राउजर पे रन करेगा तो इंटरनेट मस्ट है, ऐसा नहीं है। ऑफलाइन भी काम करता है, ठीक है? बस रन किस पे करेगा? वेब ब्राउजर पे। समझ गया? सर्वर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। तो इस पे काम करने के लिए पहले इसके सर्वर को ऑन करना होगा, है ना? और जब तक सर्वर ऑन रहेगा तब तक ये काम करेगा। जैसे ही आपने सर्वर को बंद किया तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है? प्लस आप लोग को इतना तो पता है कि आइडल में जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, सेव करते हैं, तो एक्सटेंशन क्या लेता है? डॉट पी वाई। लेकिन जब आप जुपिटर नोटबुक या लैब में काम करोगे तो इसका जो एक्सटेंशन जो लेगा, फाइल का जो एक्सटेंशन जो लेगा, ये बाय डिफॉल्ट है, नहीं, आई पी वाई एन बी। इसका फुल फॉर्म होता है आई पाइथन नोटबुक। इसका मतलब जब हम जुपिटर पे काम करेंगे तो इसमें जब फाइल हम सेव करेंगे ना, तो एक्सटेंशन अपने आप ये डॉट आई पी वाई एन बी लेगा। और आई पी वाई एन बी का फुल फॉर्म आई पाइथन नोटबुक। अब इसका प्लस पॉइंट ये होगा कि अगर आपने जुपिटर में कोई फाइल बनाई, सेव कर दी, अब इस फाइल को किसी को आप शेयर करोगे तो उसके सिस्टम में अगर जुपिटर नहीं होगा तो वो ओपन करके नहीं देख सकता। आइडल वाली फाइल तो कोई भी ओपन कर सकता है। आइडल वाली फाइल को मैं राइट क्लिक करके नोट पैड में ओपन करूंगा तो दिख जाता है, लेकिन ये नोट पैड में दिखेगा नहीं, सिक्योर होता है। तो इस फाइल को जब भी आप ओपन करोगे जुपिटर के थ्रू ही ओपन कर सकते हो। डायरेक्ट आप राइट क्लिक करके नोट पैड में ओपन करोगे तो ओपन नहीं होगा, क्योंकि इसका एक्सटेंशन ही अलग होता है। आ गई बात समझ में? प्लस जुपिटर का प्लस पॉइंट क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है? तो जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, जो डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट होते हैं, सारा काम किस पे करते हैं? जुपिटर पे। तो इसका प्लस पॉइंट क्या होता है, ध्यान से समझना। इनपुट एंड आउटपुट विंडो बोथ आर सेम। अभी तक जो आपने आइडल पे काम करना सीखा था उसमें इनपुट का विंडो अलग आता है और आउटपुट का विंडो अलग आता है। यहाँ पे जब आप काम करोगे ना, तो सेम विंडो पे इनपुट और सेम विंडो पे आउटपुट, पूरा यूजर फ्रेंडली मिलेगा। आ गई बात समझ में? तो इसका प्लस पॉइंट रहेगा। आ गई बात समझ में? वहीं पे आप इनपुट और वहीं पे आउटपुट। जुपिटर में कोड लिखने के लिए आपको अलग अलग सेल मिलेगा और उसी सेल के अंदर हमें कोड लिखना होता है, ठीक है? तो सारी कोडिंग आपको सेल के अंदर करनी होगी। जैसे एक्सेल में सेल होता है, वैसे ही आपको यहाँ पे सेल मिलेगा और उसी सेल के अंदर सारी कोड लिखने होंगे। और सेल में जो कोड लिखोगे उसको रन करने के लिए जो शॉर्टकट होगा, शिफ्ट प्लस इंटर। शॉर्टकट क्या होगा?
शिफ्ट प्लस इंटर की प्रेस करोगे। समझ गए? एक एक एडवांटेज समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? ऑल लाइब्रेरीज रिलेटेड टू डेटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग आर प्री इंस्टॉल्ड, लाइक numpy, pandas, matplotlib, seaborn, sklearn। तो जुपिटर का प्लस पॉइंट ये होता है कि जो हम आगे डेटा एनालिसिस मशीन लर्निंग जब करेंगे तो उनके लिए जो हमें लाइब्रेरी पे काम करना सीखना है वो पहले से इसमें प्री इंस्टॉल्ड होता है। जबकि आइडल में हमें वन बाय वन इंस्टॉल करना पड़ता है। आइडल में ये सब लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं होती। तो ये सब बहुत प्लस पॉइंट है जुपिटर का। समझ में आ गई बात? कोई डाउट? तो ये सब डिफरेंसेस आप लोगों को याद रखना है आइडल के कंपेयर में जुपिटर का प्लस पॉइंट। ठीक है। इसके साथ साथ आप जुपिटर में डिजाइनिंग भी कर सकते हो। अगर आपको एच टी एम एल सी एस एस की कोडिंग अगर आती है तो एच टी एम एल सी एस एस का यूज करके जुपिटर में कोड लिख के आप पेज की डिजाइनिंग भी कर सकते हो, जो कि आइडल में पॉसिबल नहीं। तो आगे रियल में जब आप डेटा एनालिसिस करना सीखोगे ना, मशीन लर्निंग सीखोगे, तो वहां पे जब हम अलग अलग लाइव डेटा पे काम करेंगे तो हमें डेटा के साथ साथ ना इमेज भी लगाना होता है कहीं पे, है ना, पैराग्राफ भी बनाना होता है, हेडिंग्स बनाना होता है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना होता है, बोल्ड करना होता है, वो सारी चीजें करनी होती। ठीक है। जैसे जब हम एनालिसिस करना हम सीखेंगे तो मैं लाइव डेटा आपको डाउनलोड करके दूंगा, नेटफ्लिक्स का, जोमेटो का, ब्लिंकिट का। तो अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं उस पे एनालिसिस करूँ ना, जुपिटर में फाइल बनाऊं, मान लो मैं को नेटफ्लिक्स का डेटा पे एनालिसिस करनी है, तो मैं एक हेडिंग दे दूंगा, डेटा एनालिसिस यूजिंग नेटफ्लिक्स डेटा। और उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि नेटफ्लिक्स का जो लोगो है वो इमेज भी मैं लगाऊं, तो अट्रैक्टिव लगेगा। जोमेटो का बनाऊंगा तो जोमेटो का इमेज लगा दूंगा, ब्लिंकिट का इमेज लगा दूंगा। तो वो सब काम आप यहाँ पे कर सकते हो, मतलब पेज को मोर अट्रैक्टिव बना सकते हो। ये सब काम आइडल में पॉसिबल नहीं। तो वही सब चीजें अभी मैं करके आपको दिखाने वाला। तो प्लस पॉइंट क्लियर हो गया? कोई डाउट? चलो। और भी एडवांटेज होते हैं, इतना तो एडवांटेज आप लोगों को याद रखना ही रखना है। तो अब देखें जुपिटर पे काम कैसे करेंगे। तो जुपिटर लैब हुआ, या जुपिटर नोटबुक हुआ, या गूगल कोलैब हुआ, तीनों में काम एक जैसा होता है। एक पे अगर आपने काम सीख लिया तो तीनों पे कर सकते हो। ठीक है। चलो देखें। तो बस एक बार आप लोगों को ये प्रैक्टिस करके घर पे सारा कर लेना है। ठीक है। और कुछ काम दूंगा वो सब करना है आप लोगों को। आप लोगों को करना ये है, इस अगर ऐसा करते हो तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आप लोगों को मैंने जब कंडीशनल स्टेटमेंट की प्रोग्रामिंग कराई थी तो बहुत सारा असाइनमेंट दिया था, 10-15 असाइनमेंट दिया था। और उसके लिए आपने क्या किया था? आपने आइडल में अलग अलग फाइल बना के अलग अलग सारे असाइनमेंट सॉल्व किए थे, हैं? तो उसको रन करने में कितनी प्रॉब्लम आ रही थी। अब आप क्या करोगे, जुपिटर में एक फाइल बनाओगे कंडीशनल स्टेटमेंट के नाम से, और उस फाइल के अंदर अलग अलग सेल में सारे असाइनमेंट्स अलग अलग आप फिर से रिवाइज करोगे। तो आपका नोट्स भी बन जाएगा एक ही फाइल के अंदर, और रन करना इजी भी हो जाएगा। और कभी रिवीजन करना होगा तो बस सिंगल फाइल आपने ओपन किया और सेल को रन करते गए। तो आप एक फाइल बनाओगे कंडीशनल स्टेटमेंट का, एक फाइल बनाओगे लूप का, एक बनाओगे एलसी का। ऐसे अलग अलग फाइल बना के एक ही फाइल में अलग अलग सेल में सारे असाइनमेंट्स आप
सॉल्व कर सकते हो। तो आपके लिए इजी हो जाएगा, रन करना भी इजी हो जाएगा, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। समझ गए? और जुपिटर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। समझ गए? चलो, अब बस देखते जाना, करना नहीं है, पहले समझो। तो जुपिटर पे काम करने के लिए या तो आप इस एनाकोंडा में आपका एक जुपिटर नोटबुक का ये आइकॉन बन जाता है, रन में सर्च करोगे तो भी आ जाएगा, है ना? तो जैसे ही आपने इस जुपिटर नोटबुक वाले आइकॉन पे जब आप क्लिक किया, ध्यान से समझते जाना कैसे करना है, साथ साथ करो मत अभी। तो पहले तो आप इसको क्लिक करोगे, तो पहले आपका जुपिटर का सर्वर ऑन होगा, ठीक है? और जैसे ही आपका ये सर्वर ऑन होगा, अपने आप आपके डिफॉल्ट जो वेब ब्राउजर होगा उस पे जुपिटर का इंटरफेस अपने आप ओपन हो जाएगा। इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है, ऑफलाइन। देखो, मैंने कुछ नहीं किया, एक बार क्लिक किया, अपने आप सर्वर ऑन हो रहा है, और सर्वर ऑन होने के बाद अपने आप डिफॉल्ट वेब ब्राउजर ओपन हो जाएगा, कुछ ऐसे। आपका क्रोम होगा, मोजिला होगा, जो भी होगा, है ना? जो भी आपके सिस्टम में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर होगा, कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। समझ गए? अब आपको करना क्या है, ये जो सर्वर है, इस सर्वर को बंद नहीं करना। अगर गलती से बंद कर दिए तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो जब तक आपको जुपिटर पे काम करना है, तब तक आप इस सर्वर को मिनिमाइज करके रखोगे। समझ गए? सर्वर को हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करके रखेंगे। अब देखो, अब आपको चले जाना है डेस्कटॉप में। तो आपके लैपटॉप में डेस्कटॉप नहीं होता, वन ड्राइव के अंदर होता है। तो आप वन ड्राइव में चले जाना, है ना? और वहां पे आपको डेस्कटॉप मिलेगा। तो डेस्कटॉप पे जब आप क्लिक करोगे, तो अब आप डेस्कटॉप पे चले जाओगे। अब नई फाइल बनाने के लिए इस न्यू पे क्लिक करना है, और आपको कहाँ पे क्लिक करना है, पाइथन 3 पे, है ना? इस पे क्लिक कर देना। तो तुरंत आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ब्लैंक पेज जुपिटर का, कुछ ऐसा। और एक सेल आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, सेल। अब इस जुपिटर का जो विंडो है, साइज बड़ा छोटा करने के लिए यहाँ से, जैसा मैंने बड़ा कर रखा है, डिफॉल्ट 100% में आपका कुछ ऐसा आएगा, ठीक है? और फॉन्ट का साइज अगर बड़ा करना है तो इसका साइज बस बड़ा करो, जितना बड़ा करोगे उतना बड़ा होता जाएगा। समझ गए? कोई डाउट? हम्म। चलो, अभी हम 150 पे करके दिखा रहा हूँ। अब बाय डिफॉल्ट आपका जो जुपिटर का फाइल है, ऑटो सेव होता रहता है अपने आप। जैसे ही आप इसमें काम करोगे, ऑटो सेव होता रहेगा। अब ये अपने आप बाय डिफॉल्ट एक फाइल बना देता है, किस नाम से, untitled.ipynb। अब आपका जुपिटर ये डेस्कटॉप पे एक फाइल बन गई, किस नाम से, untitled.ipynb। इसका जब आप प्रॉपर्टीज देखोगे तो देखो क्या आ रहा है, .ipynb ले रहा है। समझ गए? चलो, तो सबसे पहले तो आप इस फाइल का नाम चेंज करोगे ना। बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, अनटाइटल। तो इसका नाम चेंज करने के लिए फाइल का यहाँ पे क्लिक कर दोगे। जैसे मान लो आपको कंडीशनल स्टेटमेंट के नाम से एक फाइल बनानी थी, तो अब इसका नाम क्या दे दोगे, स्टेटमेंट। एक्सटेंशन अपने आप क्या लेगा, .ipynb। तो एक्सटेंशन वही रखना है। अब आपका फाइल का नाम क्या हो गया, अब देखो नाम चेंज हो गया। अब देखो करना क्या है, अब अगर आपको मल्टीपल सेल लेना है तो इस प्लस पे क्लिक करोगे तो मल्टीपल सेल आता जाएगा, ये देखो। और अगर सेल को रिमूव करना है तो इस कट पे क्लिक करोगे तो ये रिमूव होता जाएगा। कोई डाउट? पूरा यूजर फ्रेंडली बना रखा है। अब आप क्या करोगे, इस सेल के अंदर मेरे को कोड लिखना है, तो मैं एक सबसे पहला वाला कोड लिखूंगा। 2 नंबर को रन टाइम पे इनपुट लेना है और ऐड करना है। फर्स्ट सेकंड प्रोग्राम बताया था आप लोगों को। तो देखो, कोड तो वैसे ही लिखना है जैसे आपने आइडल पे लिखा था। अब जैसे आप इंटर करते जाओगे,
ये सेल का साइज बड़ा होता जाएगा, रन नहीं होगा, सेल का साइज बड़ा होता जाएगा। यानी कि आप एक ही सेल के अंदर 400 500 लाइन का कोड लिख सकते हो। कोई नया कोड लिखा मैंने, और सी इक्वल टू ए प्लस बी। इसके बाद डिस्प्ले करने के लिए एड इक्वल टू सी। आ गई बात समझ में? है। अब मैं एक काम करता हूँ, मेरे को ना प्रोग्राम पहले नहीं लिखना था, इसको मैं यहाँ से कट करके इसमें पेस्ट कर देता हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि पहले पहले वाले सेल में पहले मेरे को हेडिंग लिखना था, है ना, हेडिंग बनाना था। तो अगर किसी ने HTML पढ़ी है, तो HTML में हेडिंग बनाने के लिए H1 टैग होता है, H1 H2 H3 H6 तक होता है टैग। तो अब यहाँ पे अगर मेरे को HTML की हेडिंग बनानी है, कोडिंग बनानी है, तो कैसे करेंगे देखो। आप सिंगल हैच लगाना, सिंगल हैच उसके बाद स्पेस। सिंगल हैच अगर देते हो तो वो H1 का काम करता है, दो बार अगर हैच दोगे तो H2 का, तीन बार दोगे तो H3। अलग अलग साइज छोटा बड़ा होता जाता है। अब मेरे को यहाँ पे हेडिंग लिखना था, पाइथन बेसिक प्रोग्रामिंग। अब अभी तक तो आप ये समझ रहे होगे कि पाइथन में जो हैच लगाते हैं वो सिंगल लाइन कमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे वो कमेंट नहीं बनेगा, हेडिंग बनेगा। कैसे? ये लिख दिया मैंने। अब इसको हेडिंग बनाने के लिए इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, और कोड में यहाँ पे मार्कडाउन पे क्लिक करेंगे। किस पे करेंगे? मार्कडाउन पे। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग देख के आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आगे चल के काम ही इसी पे करना है। पूरा डेटा एनालिसिस मशीन लर्निंग सब इसी पे करना है। तो वहां पे मैं पूछूंगा, बताऊंगा नहीं। तो ये देखो, आप जैसे ही आपने शिफ्ट इंटर किया, हेडिंग बन गया H1। अब मैं चाहता हूँ कि इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाए, फिर से क्लिक करो, दो बार हैच दे दो। हाँ जी हाँ जी, H2। अब ये H2 और छोटा करना है, H3। इस तरह से 6 बार आप दे सकते हो। हाँ हाँ, पूरी HTML की कोडिंग करो ना, किसने मना किया? तो ये सब फीचर आपको आइडल में नहीं था। और देखो एडवांटेज, इतना क्लियर। अब देखो मैंने ये कोड लिख दिया। अब रन करने के लिए शॉर्टकट क्या यूज करूंगा? शिफ्ट इंटर, या फिर यहाँ पे क्लिक कर दो। यहाँ पे भी शॉर्टकट क्या लिखा है? रन का बटन है। तो या तो आप इस पे क्लिक कर दो, या शिफ्ट इंटर कर दो। तो जैसे ही आपने शिफ्ट इंटर किया, ये देखो, सेम विंडो पे इनपुट और सेम विंडो पे आउटपुट, यूजर फ्रेंडली है। वहां पे तो अलग अलग आ रहा था, अब देखो यहाँ पे A में 5 चला गया, B में 9 चला गया। हाँ जी, आउटपुट आ गया। और यहाँ पे नंबर क्या आया? 1। ये नंबर ये इंडिकेट करता है कि इस सेल को आपने कितनी बार रन किया। अब दोबारा जब मैं रन करूंगा इसी सेल को, तो नंबर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2। ये तो दोबारा रन किया, तीसरी बार रन करूंगा, 3। ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, फिर से वो 1 से स्टार्ट करे, फिर से 1 से स्टार्ट करे। तो इसको सेलेक्ट करके सेल को, कर्नल में जाओगे, रीस्टार्ट कर्नल एंड क्लियर आउटपुट। तो जो जो आपने रन किया था वो आउटपुट को क्या कर देगा? क्लियर कर देगा। इस पे क्लिक करके रीस्टार्ट कर दो। तो जैसे ही आपने कर्नल को रीस्टार्ट कर दिया, अब ये बिल्कुल स्टार्टिंग में हो गया। अब दोबारा रन करोगे तो 1। तो ये सब एडवांटेज है जो कि आइडल में नहीं था। हाँ जी हाँ जी। ना, जरूरत क्या है देखने की? वो तो बस ये, उसने आपके लिए बता दिया कि हाँ आपने कितनी बार रन किया। वो आपके प्लस पॉइंट के लिए, हेल्प के लिए। उसको हमें जान के करना क्या है? इस इरेटर की पूरी कोडिंग चल रही है, इंटरनली कोडिंग चल रहा है। चलो आगे देखें। हैं? अब आपसे बोल दिया गया कि मेरे को यहाँ पे पाइथन के बारे में पैराग्राफ लिखना है। तो अब आइडल में पैराग्राफ अगर लिखते, तो ट्रिपल कोट लगा के
कमेंट बनाना पड़ता, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट आप पैराग्राफ बना सकते हो। एक मैं पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ पाइथन के बारे में। अब आप लिखते रहना, ठीक है। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आपको पूरे पाइथन के बारे में पैराग्राफ लिखना है। ठीक। अब मैं चाहता हूँ ये पैराग्राफ बन जाए, तो सेलेक्ट करके मार्क डाउन। क्या करोगे? अब देखो, जैसे ही आपने इंटर किया, अब ये पैराग्राफ बन गया। क्या बन गया? ये देखो पैराग्राफ बन गया, पैराग्राफ। कुछ करना पड़ा? हम्म। तो ये सब प्लस पॉइंट है इस जुपिटर के। हाँ जी, बात समझ में आ गई। हेडिंग बना सकते हो, पैराग्राफ लिख सकते हो। प्रोग्राम तो सारे वैसे ही बनाने हैं जैसे आपको बताया था। है। अब मेरे को एक इमेज लगाना है यहाँ पे। मेरे को एक इमेज लगाना है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पाइथन का एक लोगो आ जाए, लोगो का इमेज। तो उसके लिए फिर CSS की कोडिंग करनी पड़ेगी, HTML की कोडिंग करनी पड़ेगी। तो देखो कैसे लगाते हैं। तो ये सब आगे आपको जरूरत पड़ेगी जब हम डेटा एनालिसिस करेंगे, लाइव डेटा पे हम काम करेंगे, तो हमें पेज में ये सब चीजें यूज करनी पड़ेगी। ठीक है। तो एक पाइथन का लोगो का मैंने इमेज डाउनलोड कर लिया। ठीक है। मान लो इसी इमेज को मेरे को लगाना है। ठीक है। इस इमेज को मैंने डाउनलोड कर लिया, डेस्कटॉप पे है, सेम लोकेशन पे जहाँ पे फाइल है। तो डेस्कटॉप पे मैंने लोगो के नाम से सेव कर दिया। PNG इमेज है, इमेज कोई भी हो सकता है। समझ गए? तो ये इमेज मैंने डाउनलोड कर लिया, लोगो नाम से, logo.png। अब इस इमेज को मेरे को लगाना है ना? तो कैसे लगाएंगे देखो। तो मैं एक लाइन की HTML की कोडिंग करूंगा। तो मेरे को तो HTML की कोडिंग आती है। आप लोग को आती है? नहीं आती है तो, नहीं आती है तो ये रट लोगे। एक लाइन का कोड है, IMG। इमेज लिखने, इमेज लगाने के लिए IMG, IMG टैग होता है। SRC, SRC का मतलब सोर्स और इमेज विथ एक्सटेंशन। ठीक है। फिर आपको देना होगा, ठीक है, इस इमेज का हाइट कितना होगा। तो हाइट मैं मान लो दे दिया 300 पिक्सल। फिर आपको बताना होगा विथ कितना रखना है। विथ आपको परसेंट में देना होता है, ठीक है। तो मान लो मैंने दे दिया 100%। ठीक। बॉर्डर आपको देना है, तो मैंने बॉर्डर दे दिया। ये एक लाइन का कोड है, नोट करो। एक लाइन का ये कोड है। तो जुपिटर में कोई भी इमेज अगर आपको लगाना है, तो ये HTML का एक लाइन का ये कोड लिखना होगा। अब जैसे मैं इस सेल को सेलेक्ट करके मार्क डाउन पे क्लिक करूंगा और उसके बाद इंटर करूंगा, तो इस कोड की जगह पे आपका इमेज शो हो जाएगा। समझ गए? तो आगे जब हम डेटा एनालिसिस में, मैं लाइव डेटा पे जब मैं आपको काम करवाऊंगा, नेटफ्लिक्स पे, जोमेटो पे, ब्लिंकिट पे, तो वहां पे उन सब का हम इमेज लगाएंगे, लोगो डाउनलोड करके सबका लगाएंगे। समझ गए? जो एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन देख के वही एक्सटेंशन देना होगा। एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है, JPEG होगा, GIF होगा, PNG होगा, कुछ भी होगा। तो पहले तो इमेज का एक्सटेंशन आप देख लोगे और वो यहाँ पे दे दोगे। है ना? समझ में आ रही बात?
अब देखो, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करके मार्क डाउन किया, ये देखो। अब मार्क डाउन करने के बाद देखो कलर चेंज हो गया अपने आप। अब जैसे मैं शिफ्ट इंटर करूंगा तो इमेज आ गया। अब मेरे को थोड़ा और इसको स्टाइलिश लुक देना है, तो मैं सीएसएस की कोडिंग कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो उसका कॉर्नर है ना, ये राउंडेड आ जाए। कॉर्नर राउंडेड आ जाए। तो अब मैं इसमें एक सीएसएस का कोड लिखूंगा। सीएसएस का कोड लिखने के लिए हमें लिखना होता है स्टाइल, और इसमें हमें देना होगा बॉर्डर रेडियस, एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, 20 px। और जैसे मैंने इंटर किया तो अब देखो राउंडेड हो गया। तो HTML CSS की कोडिंग आती है तो पूरी डिजाइनिंग आप कर सकते हो। तो ये चीज आइडल में पॉसिबल नहीं। अब मैं बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहता हूँ, है, तो बॉर्डर कलर। ठीक, आ रही बात समझ में? कुछ भी कर सकता, बैकग्राउंड में इमेज लगाना है इमेज लगा सकता हूँ, सारी चीजें कर सकता हूँ। HTML की CSS की कोडिंग अगर आती है तो। समझ गए? देख लो, इतना तो रट लेना। पूरा HTML CSS पढ़ने की जरूरत नहीं है, है ना। प्री डिफाइंड सिंटेक्स है इमेज लगाने के लिए, HTML CSS का। तो ये सब प्लस पॉइंट है जुपिटर का, जो आइडल पे आप नहीं कर सकते। यूजर फ्रेंडली है, और अगर ऐसा ऐसा करते हो तो देखने में भी अच्छा लगेगा, आपका नोट्स भी बन जाएगा, है ना। और किसी को शेयर करोगे तो अच्छा भी लगेगा। तो एक बार आप लोग सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके एक बार प्रैक्टिस कर लेना जरूर से। कुछ भी दिक्कत आती तो कल पूछना। काम हमें जुपिटर पे ही करना है, तो इस पे ज्यादा आप लोग को फोकस करना है, जिसका जिसका डेटा एनालिसिस मशीन लर्निंग। इसमें किसी का फुल स्टैक तो नहीं है? कोई नहीं है? है? अच्छा, ऑनलाइन में है कोई जिसका फुल स्टैक है? हैंड रेज करना जिसका फुल स्टैक है। कोई नहीं है? कोई कोडिंग में नहीं जाना चाहता? हम्म। हाँ जी, आपका है। जमशेद। चलो, इतना समझ में आ गया कैसे करना है? तो ये सब चीजें आप लोगों को थोड़ा ट्राई करना है ना। और देखो आगे। तो अब ये सब प्लस पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को जुपिटर के? हैं? अब मान लो मैंने इसको, बीच बीच में आप ऐसा भी कर सकते हो, जो जो आप काम कर रहे हो ना, बीच बीच में यहाँ पे सेव पे क्लिक करते जाओगे तो उसी फाइल में वो सेव होता जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब मान लो मैंने ये सब सारा कोड लिख के सेव करके मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब मेरे को देखना है, ये सर्वर को भी मैंने बंद कर दिया। अब मेरे को देखना है कि जुपिटर में मैंने क्या क्या कोड लिखा था। तो डायरेक्ट यहाँ पे आप राइट क्लिक करके ओपन करके नहीं देख सकते, अगेन फिर से जुपिटर पे जाना होगा। ठीक है, तो फिर से आप क्या करोगे, जुपिटर को रन करोगे। अब हमें देखना है कि कोड मैंने क्या क्या लिखा था, कुछ उसमें चेंजेस करना है, कुछ नया कोड लिखना है। समझ गए? तो फिर से जुपिटर ऑन करोगे, सर्वर ऑन होगा, डिफॉल्ट ब्राउजर ओपन होगा, इसको मिनिमाइज कर देना है। समझ गए? अब आपको उस लोकेशन पे जाना होगा जहाँ पे आपने फाइल सेव की थी। समझ गए? तो कहाँ पे जाएंगे, डेस्कटॉप में। और जो हमने फाइल बनाई थी वो फाइल आपको दिख गई, .ipynb। और इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपने जो जो कोड लिखा था वो कोड आपको दिख जाएगा। अब दोबारा से आपको रन करना है तो रन कर लो,
किसी के कोड को डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। मान लो मेरे को अब ये पैराग्राफ नहीं चाहिए, तो इसको सेलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया। ये इमेज नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया। और दोबारा से आप सेव कर दिया, तो अब आपका फाइल एडिट हो चुका। अब आप दोबारा से ओपन करोगे तो केवल यही कोड मिलेगा। फिर से कर्नल को हमने रीस्टार्ट कर दिया। आ गई बात समझ में? तो टास्क समझ में आ गया, करना क्या है। दो फाइल आपको बनानी है जुपिटर में, दो नहीं तीन। एक फाइल में कंडीशनल स्टेटमेंट के सारे असाइनमेंट होंगे, अलग अलग सेल में। ठीक है। साथ साथ आप हर असाइनमेंट के साथ साथ एक हेडिंग भी बना सकते हो कि ये प्रोग्राम किस चीज़ का है। ठीक है। आपके रिवीजन करने के लिए इजी हो जाएगा। और एक फाइल बनाना है लूप का, एक बनाना है एलसी का। तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा, और जुपिटर पे काम कैसे करते हैं वो भी हो जाएगा। समझ गए? सेम ऐसे ही अगर आपको जुपिटर लैब पे काम करना है, तो वो देखो जुपिटर नोटबुक तो समझ में आ गया। चलो जुपिटर लैब पे अगर आपको काम करना है, तो कोई कोई कंपनी जुपिटर नोटबुक पे काम करती है, कोई कोई कंपनी जुपिटर लैब पे काम करती है ना। तो जुपिटर लैब पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा। यहाँ पे पहले तो आप सर्च करोगे, तो सर्च करने पे जुपिटर लैब नहीं आता। तो उसके लिए आपको कहाँ पे जाना होगा, एनाकोंडा, ये नेविगेटर पे, है ना। एनाकोंडा नेविगेटर पे। जुपिटर नोटबुक का स्पाइडर का तो शॉर्टकट बना के देता है ये, लैब का नहीं देता। तो आपको लैब के लिए कहाँ जाना होगा, एनाकोंडा नेविगेटर ओपन करोगे। और मैंने बताया था कि ओपन होने में थोड़ा टाइम लेता है। अगर रैम ज़्यादा होगा आपका, एडवांस आपका लैपटॉप अगर होगा तो फास्ट काम करेगा, है ना। हाँ जी बताइए। सर मेरे सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने में प्रॉब्लम आ रही है सर। डाउनलोड हो गया सॉफ्टवेयर सर, ओपन नहीं हो रहा। क्या ओपन नहीं हो रहा? सर यही एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल कर लिए? इंस्टॉल सर कर लिया बट शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। स्क्रीन शेयर करो, तब दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ कहाँ पे मिलेगा। ओके सर। तो कल मैं एआई का भी यूज बताऊंगा, ठीक है, कि पाइथन में एडिटर के साथ हम एआई को यूज कैसे करें, है ना। एआई से हेल्प लेके हम अपने टास्क को बहुत इजी कर सकते हैं। और आपको पता है कि आजकल कंपनी में एआई पे काम करना आने ही आना चाहिए, है ना। तो जब आपका एनाकोंडा नेविगेटर ओपन हो जाएगा, तो यहीं पे आपको जुपिटर लैब मिल जाएगा। दिख गया? और जुपिटर लैब पे आप क्या करोगे, यहाँ पे लॉन्च पे क्लिक कर दोगे। लॉन्च पे ना, तो जैसे ही आप लॉन्च पे क्लिक करोगे, वैसे ही जुपिटर नोटबुक की तरह एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। समझ गए? तो फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लेता है। देखो ब्राउजर पे अपने आप ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया ब्राउजर पे, कुछ ऐसे ओपन होगा, ठीक है। सब कुछ सेम है, तो इसमें भी काम करना सब कुछ सेम ही है। यहाँ पे कोड लिखो। बस नाम अलग अलग है, चीजें सब सेम है।
स्विफ्ट इंटर। तो इस तरह से आप लोग जुपिटर लैब पे और जुपिटर नोटबुक पे काम करके देख लोगे। कोई डाउट? सब कुछ सेम है इसमें भी, है ना? तो ये सब आप लोग करके एक बार देख लेना। हाँ जी, स्क्रीन शेयर किए। हेलो। सर हो गया स्क्रीन शेयर। हाँ, अब सर्च में आप टाइप करो एनाकोंडा नेविगेटर। पूरा लिखो एनाकोंडा नेविगेटर। जुपिटर टाइप करना। प्रॉपर आपने इंस्टॉल किया भी है कि नहीं किया है? आ तो रहा है यहाँ पे जुपिटर लैब, जुपिटर। क्लिक करो उस पे। सर्च करना पड़ेगा आपको। अच्छा, आपका मैक है क्या? अरे भाई, मेरे विंडोज का मैं बता रहा हूँ। मैक में अलग है। तो मैक में आपको ऐसे सर्च करना होगा, इसमें विंडोज की तरह नहीं आता मैक में। समझ गए? हाँ जी, सबको समझ में आ गया कैसे कैसे करना है? तो जैसे जैसे मैंने बताया है, आज आप लोग थोड़ा करके देख लेना। अब कल मैं आप लोग को VS कोड पे, गूगल कोलैब पे, स्पाइडर पे, इन तीनों पे बताऊंगा। AI टूल पे कैसे काम करते हैं वो बताऊंगा। फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जिससे आपको आइडिया रहे, हर साल जितने भी अलग अलग टाइप के एडिटर आते हैं सब पे आपको काम करना आना चाहिए। ठीक है? चलो, आगे कल करेंगे।